तो श्री सर्वजया जी का हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। सबसे पहले हम लोग आपसे आपके विषय में जानना चाहेंगे कि आपका पारिवारिक बचपन कैसा रहा। परिवार में एक आम जीवन जो होता है उससे प्रारंभ करते हुए आप यहाँ तक पहुंचे। कि मैं तो जब बिहार एक था उस समय शाहाबाद जिला हुआ करता था। शाहाबाद जिला के बक्सर के पास मेरा गांव है, बक्सर से 8 किलोमीटर दूर निपट देहात गांव है। उस समय तो कोई सड़क भी नहीं थी जाने के लिए, और बरसात के 4-5 महीने तो पूरा गांव ही कटा रहता था। बाहर से पैदल जाइए या सामान मंगाना है तो खच्चर से, गधा से, कोई बाजार से सामान आएगा। तो एक दूरस्थ इलाके में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। चूँकि हम लोगों का इलाका सोन नहरों से सिंचित था, 3 फसलों की सिंचाई होती थी, इसलिए परिवार खुशहाल था। करीब 40 एकड़ के आसपास जमीन हम लोगों की थी, उसमें आनंद से काम चलता था। मेरे गांव में केवल प्राइमरी स्कूल था, एक ही कमरा था उसमें। तो उस एक कमरे में ही पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा के छात्र से पढ़ाई होती थी। तो गांव के विद्यालय से मैंने प्राइमरी शिक्षा ली। उस समय तो हम लोग घर से अपना 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 बैठने के लिए बोरा या कोई चीज लेकर जाना पड़ता था, और स्लेट होती थी जिस पर लिखना और फिर मिटाना, चौक होता था, इससे ही पढ़ाई होती थी। तो तीसरी कक्षा तक की पढ़ाई मैंने अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में की। उसके बाद वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर पर इटाढ़ी है, जो हमारा प्रखंड मुख्यालय है। मैं चौथी क्लास में मेरा नामांकन वहाँ हुआ। तो रोज पैदल जाना पड़ता था। रास्ता क्या था, कोई साइकिल भी नहीं जा सकती थी। तो नहर थी, नहर के किनारे हम लोग पहुँचते थे, फिर खेत की पगडंडी होके स्कूल तक पहुँचते थे हम लोग। तो वहाँ माध्यमिक शिक्षा हमारी हुई मिडिल स्कूल में, इटाढ़ी के प्रखंड में। और इटाढ़ी प्रखंड में ही एक हाई स्कूल था सरकारी। उस हाई स्कूल में मेरी 10वीं क्लास तक की परीक्षा हुई, की पढ़ाई हुई। तो हम लोग पैदल जाते थे, पैदल आते थे, 5 किलोमीटर रोज जाना आना, और यही रूटीन था। अब वहाँ से मैंने पास किया, मैट्रिक पास किया 1966 में। अब हम लोगों का गांव खुशहाल गांव था, बड़ी आनंद का वातावरण रहता था, छोटा परिवार था। वहाँ पिताजी थे और मेरे, हम लोग 2 भाई थे, 5 बहनें थी जिनकी शादी वादी हो गई, सब हो गया। मैं बड़ा भाई था। तो मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी। मतलब जब मैं मैट्रिक पास नहीं किया था, मैट्रिक में था, तभी मुझे याद है कि 27 मई 1964 को, जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था, प्रधानमंत्री थे, उसी दिन मेरी बारात गई थी एक गांव। तो मेरी शादी हुई, और उसके बाद मैंने इम्तिहान दिया, अच्छा नंबर आ गया, पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो पटना साइंस कॉलेज से मैंने ISC कही है, प्री साइंस होता था उस समय, उसको पास किया। उसके बाद हम लोग का मेरा सिलेक्शन हो गया था इंजीनियरिंग कॉलेज, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में। मुझे याद है, मैं था, नीतीश कुमार जी थे, हम लोग एक ही क्लास में थे। हम लोग गए एडमिशन लेने, एडमिशन लिया, नीतीश कुमार जी ने पढ़ाई आगे रखी जारी, और मैं चला आया साइंस कॉलेज में ही, कि वहाँ से मैं फिजिक्स में ऑनर्स करूँगा। फिजिक्स में मेरा ऑनर्स हुआ। पटना यूनिवर्सिटी में फिर से मैंने वहाँ MSc किया। पहले मैंने क्वांटम मैकेनिक्स सब्जेक्ट लिया था। तो उस समय हम लोगों की सामाजिक कार्य की लत लग गई थी। तो क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा कठिन होता था, ज़्यादा मेहनत करता था। तो उसके बाद से मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशल पेपर लिया, और उससे मैंने MSc किया। MSc
करने के पहले ही मेरा संबंध, चूंकि गांव में जब मैं था तो 1962 में चीन से युद्ध हुआ था भारत का। अच्छा। तो उस समय देशभक्ति की बड़ा ज्वार था, गांव गांव में था। उसी समय में आरएसएस के लोग हमारे गांव भी पहुंचे। गांव के स्कूल में एक मीटिंग हुई, सब हुआ कि नहीं, इस गांव में भी आरएसएस की शाखा खोली जाएगी। तो 1962 में आरएसएस की शाखा खोली गई उस गांव में, और मैं उस शाखा का मुख्य शिक्षक हुआ। 3 साल तक मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा का, अपने गांव की शाखा का मुख्य शिक्षक रूप में काम करते रहा। मैट्रिक पास किया, पटना गया, तो 2-1 साल बहुत संबंध नहीं रहा। बाद में फिर से गोविंदाचार्य जी उस समय प्रचारक होकर गए थे पटना शहर के, और मेरे एक मित्र थे भोला शंकर बंधु, जो भागलपुर में रह के पढ़ते थे। भागलपुर में गोविंद जी उसके पहले प्रचारक थे, उनसे बहुत अच्छा संबंध था। और भोला शंकर बंधु संघ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे। तो भोला शंकर बंधु ने मेरा परिचय दिया उनसे। गोविंद जी आए मुझसे मिलने, मेरे हॉस्टल में आए। तो धीरे धीरे फिर से मैं संघ के काम में लग गया जी। और 1972 में जब मैंने एमएससी पास किया, तो उस समय राम बहादुर राय जी से याद से हुआ कि विद्यार्थी परिषद का काम कर रहे हैं, तो समय दीजिए, पूर्णकालिक काम करिए। तो मैं फुल टाइमर हो गया विद्यार्थी परिषद का। और छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, ये जो जिले थे 5, इन जिलों का काम मेरे जिम्मे था। तो मैं पूर्णकालिक के रूप में काम कर रहा था। तब तक रांची में एक कॉलेज से मेरे लिए, रामलखन सिंह यादव कॉलेज से लेक्चरशिप के लिए आया। मैं यहाँ आया, देखा, हमारे एक मित्र थे किशोर प्रसाद, जो उस कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, और किस बल्लभ हमारे क्लास में ही पढ़ते थे। तो उन्होंने ही कहा था, मुझे बुलाया, सत्यनारायण यादव जी थे उसके सेक्रेटरी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ काम करिए। तो मैं काम करने के लिए तब तक 74 हो गया था। मैं तय करके आया कि घर से जाके सामान लेकर आएंगे यहाँ। तो पटना आया तो वहाँ छात्र आंदोलन शुरू हो गया था जयप्रकाश जी का। रामजोधन सिन्हा से हमारे मित्र हैं, वो अध्यक्ष थे छात्र संघ के, सुशील मोदी जी थे, सब लोग थे। तो लोगों ने कहा कि भाई कहाँ जाइएगा, रांची नौकरी करने, आंदोलन शुरू हुआ है, तो आंदोलन में लगे। तो मैं आंदोलन में लग गया उनके समूह के साथ। छात्र संघ समिति का सदस्य हुआ। राम बहादुर राय जी हमारे नेता थे, विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय महामंत्री थे। 8 अप्रैल को, 18 मार्च को आंदोलन शुरू हुआ था। 8 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी हो गई। वे छात्र संघ संचालन समिति के सदस्य थे। तो उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उनकी जगह पर मेरा नाम दिया लोगों ने कि मैं छात्र संघ संचालन समिति का सदस्य उनके बदले में रहूंगा। तो छात्र संघ संचालन समिति की जेपी से और लोगों के साथ लगातार बैठकें हुआ करती थी, कार्यक्रम तय होते थे। तो मैं पूरी तरह से उसमें लग गया। इसी बीच में मेरे पास आया संघ की तरफ से कि आपने संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष तो कर लिया है, द्वितीय वर्ष भी कर लीजिए, ताकि जरूरत हुई तो अगले बार तृतीय वर्ष के लिए आपको नागपुर भेजेंगे। तो मैं हजारीबाग में द्वितीय वर्ष का संघ शिक्षा वर्ग लगा हुआ था। तो मैं वहां गया, करीब 21-22 दिन का वर्ग होता है। ये 1975 का मुझे लगता है कि जून का या मई का अंत, जून की शुरुआत में संघ शिक्षा वर्ग लगा। तो संघ शिक्षा वर्ग में संघ के अधिकारी आते हैं। उस समय रज्जू भैया थे, जो बाद में माननीय सर संचालक हुए। उस समय क्षेत्र प्रचारक थे। तो वर्ग में ही गोविंदाचार्य ने हमसे कहा कि तुमको रज्जू भैया बात करना चाहते हैं। मैं गया रज्जू भैया क्या बात करने। बातचीत किया उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, तुम एमएससी कर लिए हो, तो लेक्चरशिप की नौकरी तो आज नहीं कल तुमको मिलेगी ही मिलेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि तुम 2 साल संघ के लिए समय दो, 2 वर्ष का समय संघ के लिए दो।
अब उनके आग्रह पर मैं मान गया कि ठीक है, मैं संघ के लिए समय देता हूँ। और वही मेरी घोषणा मेरी हुई कि मैं छपरा जिले का जिला प्रचारक के रूप में अपना दायित्व निर्वाह करूंगा जाकर। 21-22 मई को संघ शिक्षा वो खत्म हुआ था, जून में खत्म हुआ था। तो हम लोग पटना आए, पटना लौट के गांव गए, गांव से आए तो कब चला जाए जिला प्रचारक के रूप में काम करने के लिए छपरा। मैं घर से निकला ही था कि हमारे एक साथी थे, संघ के कार्यकर्ता थे, अनिल सिंह, वो आए और बोले कि कहाँ जा रहे हैं छपरा, आज तो अखबार नहीं देखा आपने, पढ़िए पूरे देश में इमरजेंसी लग गई है। 26 जून था, सुबह में इमरजेंसी पढ़ा हम लोगों ने। फिर मैंने गोविंद जी आज लोगों से परामर्श किया, उन्होंने कहा दिन रुक जाओ। फिर तो अगले दिन आरएसएस पर भी प्रतिबंध लग गया। तो प्रतिबंध लग गया तो फिर वहां जाने का प्रोग्राम तो रद्द हो गया। फिर हम लोग उस पर भूमिगत रूप से काम करना हम लोगों ने आरम्भ किया। गोविंद जी का निर्देशन रहता था और हम लोग भूमिगत कार्य में लगे हुए थे। जितने भी जनसंघ के उस समय या किसी भी पार्टी जो आंदोलन की समर्थक थी, उसके बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो एक तरह से राजनीतिक क्षेत्र में शून्य हो गया था। तो कुछ दिन मैं काम कर रहा था। मेरे जी में काम मुख्य रूप से क्या था कि बाहर से नेताओं के अंग्रेजी में जो भाषण आदि आते हैं उनका हिंदी में अनुवाद करना, फिर उसको छपवाना, छपवा के बंटवाना। फिर तय हुआ कि इतना हम लोग बांट रहे हैं, छाप रहे हैं पैम्पलेट, तो एक हम लोग क्यों नहीं पत्रिका ही निकालें। तो हुआ कि लोकवाणी नाम से एक भूमिगत पत्रिका निकलेगी आंदोलन की। मेरे जी में काम दिया गया कि मैं जो संपादन का काम है मैं उसको करूं। तो मैं बात करता था, उस समय अमरनाथ सिन्हा थे, प्रोफेसर अमरनाथ सिन्हा, निशांत केतु जी थे, शैलेंद्र श्रीवास्तव थे, रविंद्र राजहंस थे, ये सारे के सारे लोग थे। तो उन लोगों से बात करके उनसे मटेरियल लेकर जी संपादक के रूप में मैंने पत्रिका का काम शुरू किया। संपादक के रूप में उसका वितरण छपाने की व्यवस्था एक विद्यार्थी परिषद के ही अशोक कुमार सिंह थे, उनके जिम्मे थी, मेरे जिम्मे संपादकीय दायित्व था। तो पहले हम लोग कहीं कहीं छपवाते थे, एकाध अंक छपने के बाद उस प्रेस पर छापामारी हो जाती थी। 3 प्रेस पर छापामारी हुई तो ये तय हुआ कि ऐसा हम लोग करें कि उस समय फॉन्ट होता था हाथ से, कंप्यूटर जैसा नहीं था कि उस समय जो मैटर बनाया जाता था छपने के लिए, वो एक एक फॉन्ट लंबा लंबा रहता था, लोहा तो नहीं कहिए, रांगा का। और उसमें ही अनुस्वार, कौमा, अक्षर उल्टा रहता था, उसको ही दिया जाता था और बनाया जाता था मैटर उससे। तो ये हुआ कि हम लोग फॉन्ट खरीद लें और हम लोग मैटर का मेकअप अपने यहाँ कर लेंगे। तब किसी प्रेस को कहें कि वहां जाएंगे, छपवाएंगे, जैसे पत्रिका छपेगी इस मैटर को तोड़ देंगे, लेके आएंगे, कोई वहां प्रेस में कोई चिन्ह ही नहीं रहेगा। तो एक पटना में आलमगंज थाना की दीवार से सटे हुए एक स्वयंसेवक से उनका मकान था, उनका प्रेस भी उसमें चलता था। तो इस शर्त पर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप लोग मेकअप करके लाइए, हम छाप देंगे और उसके बाद मैटर को तोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा मामला। ये चला काफी दिन तक, मुझे लगता है कि 8-9 महीने तक ये सिलसिला वहां से छपवाने का चला। उनका रिश्तेदार एक दिन कोई आ गया, वो गया, देखा उखा वहां ये छप रहा है, तो उसने उत्साह में कुछ लोगों को कह दिया कि हमारे यहाँ तो भाई छपती है, हमारे यहाँ ये इमरजेंसी में ही सब चल रहा है। इमरजेंसी में। तो तब तक थाना तो बगल में ही था। हम और अशोक की रिक्शा पर मैटर लेके जा रहे थे देने के लिए अगले अंक का। तब तक देखा वहां पूरा पुलिस की छापेमारी चल रही है, तो रिक्शा मोड़े वापस चले आए। बाद में 1 महीने बाद वो फॉन्ट भी जब्त हो गया, लोगों को पता हो गया कि यहाँ से होता है, फॉन्ट जब्त हो गया। जब इमरजेंसी हटी, मुरारजी भाई की सरकार बनी, तो अशोक सिंह ने कहा कि उस फंड को, फॉन्ट को हम लोग थाना से रिलीज कराएं, मैं अपना प्रेस स्थापित करूंगा। तो अशोक सिंह जी ने लोकवाणी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। आज तो उनका प्रेस बहुत बड़ा प्रेस, ऑफसेट प्रेस हो गया है। पर शुरुआत उन्होंने उसी फॉन्ट से की जो इमरजेंसी में
भूमिगत पत्रिका लोकवाणी के छापने के लिए हमने खरीदा था। तो इस तरह के संघर्ष का काम चलता था। अनेकों किस्से हैं। कभी गिरफ्तारी से बचता था, कभी गिरफ्तार हो गया, फिर छूटता था। कोई व्यक्ति अपने घर में जगह देने के लिए नहीं तैयार होता था, इमरजेंसी में होता था कि चलिए भाई ये विद्यार्थी हैं, ये प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक कमरा मिलता था, तो एक हफ्ता में देख लेते लोग, आना जाना इतना है, फिर कहते थे हाथ जोड़ के कि भाई आप लोग छोड़ दीजिए। इस बीच में मेरे लिए एक पोस्ट एंड टेलीग्राफ में के ऑडिट के रूप में हमने अप्लाई करके रखा था। तो हमारे यहाँ भारत सरकार के पीएनटी ऑडिट की तरफ से नौकरी का प्रस्ताव आ गया, चिट्ठी आ गई। चिट्ठी आई तो मैंने गोविंद यादव से परामर्श किया। उस समय संघ का जेल भरो आंदोलन आरंभ हुआ था। मुझे लगता है ये 2 या 3 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1975 में शुरू हुआ था, और था कि 2 अक्टूबर से लेके 26 जनवरी 76 तक संघ जेल भरो आंदोलन करेगा। उसके स्वयंसेवक एक 2-4 रोज जाते थे, हर जिले में सत्याग्रह करते थे, जेल में जाते थे। तो इसका आयोजन मेरे पास था, इसका जिम्मा। तो गोविंद ने कहा कि तुम्हारी नौकरी के लिए आ गया है तो ये काम कैसे होगा। उन्होंने कहा कि तुम जाओ उस ऑफिसर के पास जो हेड ऑफिसर हैं, उनसे कहो कि भाई मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, मेरी कुछ समस्याएं हैं, अगर आप 26 जनवरी के बाद परमिशन करते हैं मुझसे ज्वाइन कराने के लिए तो मैं आपकी नौकरी ज्वाइन कर लूंगा। इस पर राजी होते हैं तो 26 जनवरी के बाद नौकरी ज्वाइन कर। तो मैं गया तो भरे आदमी थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, इतना समय दिया आपको और वो ज्वाइन कर लेंगे, आप आइए, थोड़ा जूनियर होइएगा, आप यही होगा। तो हम लोगों ने आंदोलन किया और मैंने 1 फरवरी 1976 से मैंने उस ऑफिस में काम करना शुरू। अब ऑफिस गए हम लोग तो अच्छा माहौल था वहाँ, लगा कि लोकवाणी का हम लोग काम करते हैं संपादन का, तो ऑफिस में हो जाएगा। सारे हमारे सेक्शन में लोग थे, वो सबके सब लोग आंदोलन के समर्थक थे। तो वहीं से हम लोग लोकवाणी का मैटर तैयार करते थे, छपवाते थे। एक शैलेंद्र जी थे, संघ के स्वयंसेवक थे, वो भी हमारे पहले ज्वाइन कर लिया था उन्होंने नौकरी, वो भी वहाँ थे। तो बात छुपती नहीं है, बात फैल गई तो वहाँ पुलिस की छापेमारी हो गई। शैलेंद्र जी पकड़े गए, मेरे सामने शैलेंद्र जी को पकड़ के पुलिस ले गई। ये सब इमरजेंसी के बाद? तब इमरजेंसी 1976 के मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा भी नाम था उसमें, मगर जो नाम आया था शैलेंद्र कुमार और सरजू राम लिखा हुआ था। तो वहाँ आए पुलिस वाले, पूछे कि सरजू राम कौन है। बाई चांस हमारे ज्वाइन करने के पहले सरजू राम वहाँ काम करते थे, बाद में वो जेलर की सर्विस में चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो छोड़ दिया नौकरी 2-3 महीना पहले, वो जेलर होके यहाँ से चले गए हैं। तो मैं तो बच गया इसमें, राय की जगह राम आ गया, इसलिए आप बच गए। मैं बच गया। मगर बचा तो अगले दिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अफसर थे, वो खोलते खाते मेरे यहाँ पहुंचे कि आप ये मत समझिए कि आप केवल राय और राम के फेरा में बच गए हैं। अच्छा, मैंने ही राय की यह माँ कर दिया था, समझे ना। तो माँ कर दिया था इसलिए आप बच गए। हमारा आग्रह होगा कि ऑफिस में सब काम आप मत करिए, अच्छा। बाहर में जैसा करना हो करिए। हम लोग भी सहानुभूति है आंदोलन से। तो आज भी वो हैं, पटना में रहते हैं, जो आईबी के सीनियर अफसर थे। क्या नाम है? अब नाम ठीक नहीं रहता, उनके सर्विस के लोग हैं। आईबी तो गुप्त सूचना के आधार पर काम करती है, तो भेंट होती है, आते जाते हैं। तो ये सब कई घटनाएं हुई, बहुत सारी चीजें हुई, अनेकों उदाहरण है, कहा जाए तो बहुत समय लगेगा, मगर इस तरह से हमने काम किया। बाद में 1977 में मोरारजी भाई की सरकार बनी, संघ पर प्रतिबंध खत्म हुआ। उसके बाद से फिर मुझे दायित्व दिया गया यहाँ पटना जिला के संघ के मैं बौद्धिक प्रमुख के रूप में काम करने के लिए। मैं संघ के काम में लग गया।
77 में सरकार में संघ काम लग गया। तो नवंबर में अचानक हमको बुलाया, हमारे विभाग प्रचारक थे ओम प्रकाश गर्ग जी थे उस समय। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुमको अब राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। हुआ क्या था कि जब जनता पार्टी बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसमें जनसंघ, लोकदल, कांग्रेस संगठन, सोशलिस्ट पार्टी, ये 4 घटक थे। तो पार्टी की सरकार तो बन गई, मगर उसका युवा मोर्चा बन रहा था। तो दिक्कत ये आई सामने कि भाई युवा मोर्चा की विचारधारा क्या रहेगी। तो उन्होंने युवा जनता बनाया, शरद यादव जी उसके अध्यक्ष हुए। तो फिर जनसंघ के ग्रुप के जो लोग थे या संघ परिवार के, उन्होंने कहा कि हम लोग अलग से जनता युवा मोर्चा बनाएंगे, और जनता युवा मोर्चा का काम रहेगा कि हम लोगों का जो विचारधारा है, उस विचारधारा को युवकों में आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को राष्ट्रीय स्तर पर जनता युवा मोर्चा का संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया। मुझसे ये कहा गया कि यहाँ लालमणि चौबे, विक्रम कुंवर, ये सब लोग हैं, अध्यक्ष आदि रहते हैं लोग, मगर संगठन मंत्री की जरूरत है। तो मुझे संघ की तरफ से वहां संगठन मंत्री के रूप में काम करने के लिए कहा गया, जनता युवा मोर्चा। जनता युवा मोर्चा में। तो मैं बिहार का पहला संगठन मंत्री हुआ, काम करने लगा, काफी काम किया। तो होते होते बीच में कुछ चलते फिरते मतभेद होते रहता है। तो डॉक्टर स्वामी भी उस समय जनसंघ ग्रुप से अलग हुए, जनता पार्टी में रह गए, और मुझसे भी कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिनका जिक्र अभी उचित नहीं होगा। क्योंकि मैं काम करता था तो जो मंत्री थे जनसंघ ग्रुप के, उन लोगों के कार्यकलाप से काफी मतभेद हो गया, और उन सब लोगों ने ये तय किया कि भैया इनको हम लोग रखेंगे जनता युवा मोर्चा में, तो सरकार में हम लोगों का काम करना कठिन रहेगा। तो उन लोगों ने संघ परिवार में कहा कि भाई इनको आप वापस ले लीजिए। तो 79 में श्री शंकर तिवारी जी उसमें प्रांत प्रचारक थे, उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो, तुम गए हो, 2 साल में बहुत काम किए हो, अच्छा संगठन बना है, और अब तुम वापस आ जाओ, फिर से संघ के काम में लगो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम मेरी जानो में क्यों तुमको अब वापस किया जा रहा है। तो वहाँ जो लोग हैं मंत्रिमंडल में, ये सब तुम्हारे साथ काम करने में तो सुकून नहीं महसूस कर रहे हैं। उनसे पूछा कि बताइए गलती मेरी है? नहीं, बोला गलती तो उन्हीं लोगों की है, पर तुम संघ के स्वयंसेवक हो, हम लोगों ने दिया था आपको काम करने के लिए वहां, तो तुम आ जाओ, संघ के काम में लगो। मैं आ गया, संघ के काम में लगता। इसी बीच में 79 में अफगानिस्तान पर रूस ने चढ़ाई कर दिया, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। तो उस समय एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी बनी, कमेटी अगेंस्ट रशियन अग्रेशन ऑन अफगानिस्तान, ये कमेटी बनी। सुब्रमण्यम स्वामी इसके कन्वीनर बनाए गए। इसमें सीपीआई और कांग्रेस छोड़ के बाकी सभी दलों के लोग शामिल थे, यहाँ तक कि नक्सलाइट भी शामिल थे। सत्यनारायण सिंह ग्रुप नक्सलाइट का, सत्यनारायण सिंह बड़े नेता थे नक्सलवाद। तो मुझे बिहार का संयोजक बनाया गया उस कमेटी का। मैं खाली था, कोई काम नहीं था, चलो इस काम में लगो, हुआ। अब इसी में कुछ मतभेद हुआ डॉक्टर स्वामी से। उनका प्रोग्राम लिया गया था पटना में। अब मुझसे कहा गया कि देखो, मैंने वहाँ इंडियन एक्सप्रेस पहले आता था दिल्ली से छप के, उसमें स्वामी का एक बयान छपा था। उस समय दोहरी सदस्यता का मसला शुरू हो गया था। मधुलिया ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने सवाल उठाया था कि जनता पार्टी में जो रहेगा वो केवल जनता पार्टी का सदस्य होगा, आरएसएस का सदस्य नहीं होगा। तो इस पर मतभेद हो गया। नानाजी देशमुख आए थे, मतभेद इतना बढ़ा कि पार्टी टूटने की कगार पर आ गई। ये करीब करीब मुझे लगता है कि ये 1980 79 बीत गया था, 1980 के शुरुआत की बात है। तो स्वामी का प्रोग्राम था, इंडियन एक्सप्रेस में छपा था
हमारे जो उसमें प्रभारी थे अश्विनी कुमार जी, बाद में अध्यक्ष हुए, महामंत्री थे, मैंने उनको दिखाया कि देखिए स्वामी का प्रोग्राम आया, का बयान छपा है कि यदि जनसंघ घटक के लोग जनता पार्टी से अलग होंगे तो मैं मोरारजी भाई के साथ रहूंगा, जहां मोरारजी भाई रहेंगे मैं वहां रहूंगा। तो हमको कहा अश्विनी जी ने, क्या यार नेताओं के बयान छपते रहते हैं, दिल्ली में लोग बात करेंगे, समस्या सुलझ जाएगी, इसलिए तो स्वामी के प्रोग्राम की तैयारी जोर शोर से करो। मुझे याद है कि सबों से 5-5 रुपया लिया था उन्होंने, जितने लोग थे सदस्य, और पटना के IMA हॉल में स्वामी की सभा थी। स्वामी उसमें बड़ी लोकप्रिय थे। उस समय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि हमारे लिए प्रोग्राम चाहिए उनका। उस समय नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, PMCH में उनका प्रोग्राम चाहिए था। मजदूर संघ के लोग रिजर्व बैंक के रूप में काम करना चाह रहे थे, और मेरे जिम्मे एक और दायित्व इमरजेंसी में था कि जनसंघ के सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे, कैलाशपति मिश्र आदि भूमिगत हो गए थे, तो मुझे दायित्व दिया गया कि सब काम के साथ साथ जो राजनीतिक समन्वय का काम है मैं इसमें लगूंगा। तो सभी दल के नेताओं से मिलना, बात करना, जो लोकवाणी और समाचार है उनको कैसे नीचे तक हम लोग पहुंचाएं, ये मैं काम करता था। और मजदूर संघ में भी रामदेव यादव जी संगठन मंत्री थे, गिरफ्तार हो गए थे लोग। मजदूर संघ का भी कोई काम नहीं ऊपर कर रहा था, सब भूमिगत थे। तो ये भी काम मुझे दिया गया कि आप इमरजेंसी में भारतीय मजदूर संघ की तरफ से जो मजदूर संगठन है उनका समन्वय का और राजनीतिक दलों के समन्वय का काम करिए, मैं इसमें लगा था। और उसी समय ड्राफ्ट ठेंगड़ी जी ने बनाया था, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, कि चारों दल को मिला के एक हम लोग दल बना दें। तो उसका उसकी विचारधारा क्या होगी, ये उसका पूरा दस्तावेज बना के फिर मेरे जिम्मे था कि मैं सबके पास ले जाऊं, सबको दूं, सबका सलाह उस पर लूं। कर्पूरी जी भूमिगत थे, उन तक कैसे पहुंचेगा, ये सब करना मेरे जिम्मे काम था। जैसा अब काम मैंने किया था, तो इसीलिए जब मैं काम कर रहा था कमेटी अगेंस्ट रशियन एग्रेशन ऑन अफगानिस्तान के बारे में, तो मेरा स्वामी से सब लोगों से अच्छा परिचय था। जनता युवा मोर्चा में मैं था, स्वामी उसके अध्यक्ष थे, सुंदर सिंह भंडारी जी उसके प्रभारी थे। हर महीने मीटिंग होती थी, और पूरे इमरजेंसी में हम लोगों की सारी बैठकें या तो गुजरात या तमिलनाडु, ये 2 जगह ही होती थी, क्योंकि इन दोनों में गुजरात में बाबू भाई पटेल की जनता पार्टी सरकार थी, और गुजरात में कांग्रेस के विरोध में करुणानिधि की सरकार थी। तो हम लोग किसी तरह से छुपते छुपाते गुजरात या चेन्नई पहुंच जाना, फिर वहां तो हम लोग निश्चिंत थे कि अब कोई यहाँ पकड़ेगा। इस बीच घर या मतलब पत्नी की तरफ से नहीं आगे नौकरी या ऐसा कुछ? नहीं, घर से रहता था, घर में तो हम अकेले थे, पर था कि घर में हमारे सुखी संपन्न घर था जी। तो घर की तो उम्मीद रहती थी, बड़े लड़के हैं, लड़का है तो इनको संतान भी होनी चाहिए, घर चलाना, ये सब चीजें तो रहती थी। ये तो संघर्ष था जो आपस का था, मगर कोई बड़ा परिवार नहीं था, बड़ी छोटा परिवार था हम लोगों का। तो माँ पिताजी ये सब वो लोग इन सबों को संभाल लेते थे। कभी कभी महीना 2 महीना पर एक बार गांव जाना हुआ, ये हुआ बात। तो घर का सहयोग आपको मिला? हाँ, घर का पूरा सहयोग मिला। पिताजी तो केवल दस्तखत करने पर भी अपना नाम लिख लेते थे। माँ तो बिल्कुल ही निरक्षर थी, कोई परिवार में पढ़ा नहीं था, मैं ही पहला था जो पढ़ाई करके MSc बना था। स्वाभाविक रूप से था कि मैं कोई अच्छी नौकरी करूं। एक नौकरी बीच में मिल गई तो लोगों को लगा चलिए एक नौकरी मिल गई, मगर वो नौकरी भी बाद में छूट गई, क्योंकि इतना प्रचार हो गया कि ये ऑफिस में एक आदमी है जो बड़े काम करता था। तो हमको वहाँ जो उसके हेड थे उन्होंने बुला कर कहा कि या तो आप नौकरी छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर आप गिरफ्तार होंगे और आप हटा दिए जाएंगे। मैं नौकरी छोड़ दिया, तो नौकरी बीच में छोड़ गई। तो मैं इस संदर्भ में कह रहा था कि स्वामी के प्रोग्राम को लेकर थोड़ा मतभेद हुआ, और मतभेद काफी उग्र हो गया संघ परिवार के भीतर में। तो मैं भाजपा से तो अलग हो ही गया था, संघ के काम में था। 80 में जब ये बनी भारतीय जनता पार्टी, तो डॉक्टर स्वामी उस समय जनता पार्टी के साथ ही रह गए थे।
तो जो कमेटी बनी जनता पार्टी की, मुझे बिहार का महासचिव बनाया गया था उस समय। सत्येंद्र बाबू सत्यनारायण सिंह जी उसके अध्यक्ष थे, चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं यहाँ महामंत्री था, उसके रूप में काम किया, 4 साल तक काम किया। एक आध बड़ी छोटे मुद्दों पर मेरा मतभेद हुआ। चंद्रशेखर जी ने उस समय 1983 में भारत यात्रा की थी, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा किया, मैं भी शामिल हुआ था उसमें। पर उसमें वो हर राज्य में ट्रस्ट, भारत यात्रा ट्रस्ट बनाते जा रहे थे। रांची के पास भी सुबोध खान साहब आया ने काफी जमीन लेकर ट्रस्ट बनवाया था। मैं इसका विरोधी था, मैंने कहा कि ट्रस्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसके पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे AR अंतुले। वो ट्रस्ट के कारण ही विवाद खड़ा हुआ, उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि चंद्रशेखर जी ट्रस्ट बनेगा ना, तब तो आपको भी कहेगा ये जनता पार्टी का तुल है, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतभेद हो गया काफी। तो मैंने 1984 में, मुझे याद है, तो उनका भोटसी आश्रम शायद बहुत चर्चित हुआ। भोसरी आश्रम सब बना था, तो मैं सबके पक्ष में नहीं था। बाद में सब आश्रम ध्वस्त हो गया, आप जानते ही, उसके कारण उनकी बदनामी भी हुई। तो 1984 के जुलाई में किसी दिन मैंने जनता पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, ताकत दे। वह दिन में याद रहता है, क्योंकि उसी दिन से ओलंपिक का खेल शुरू हुआ था उस समय, 84 में। उसके बाद मैं स्वतंत्र हो गया, तय किया कि अब राजनीति में नहीं जाना है, सामाजिक काम है, किसानों का आंदोलन है, ये सब है। फिर 85 में 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तो सबका सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद 85 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही विरोधी दलों की। तो कर्पूरी जी ने 7 लोगों की समिति बनाई, कर्पूरी ठाकुर जी। ये स्थिति क्यों हुई और चुनाव की पद्धति में क्या सुधार होना चाहिए, तो 7 आदमी उन्होंने मुझे भी एक रखा सदस्य। तो 1 साल मैंने समिति के साथ काम किया, उन्होंने एक रिपोर्ट भी सबमिट की। और उसके बाद तब तक 86 में हिंदुस्तान अखबार, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया सब पटना से छपने के लिए आ गए। तो दीनानाथ मिश्रा जी नवभारत टाइम्स के संपादक होकर आए। उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर में और उनसे कहा कि आप उप संपादक के रूप में नवभारत टाइम्स ज्वाइन करिए, क्योंकि उस समय हम लोग बराबर अखबार में जाना बैठना, खबर देना, ये सब करते थे। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि दीनानाथ जी, मैं काम करूंगा आपके लिए, मगर मैं आपका अखबार ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं फ्रीलांसर के तौर पे आप जितना काम देंगे मुझे, मैं उतना काम करूंगा आपके लिए। ये सहमति बनी। उसके बाद मैंने नवभारत टाइम्स के लिए काम करना शुरू किया। और वो उन्होंने इतना काम मुझे दिया कि पूरा दिन भी कम पड़ता था। एक तो बुधवार शुक्रवार को, बुधवार था, शुक्रवार था, ये सब छपती थी, जिसके लिए मुझे मटेरियल देना होता था हर सप्ताह में। उसके बाद एक पेज उस समय नवभारत टाइम्स में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए एक पेज उन्होंने सप्ताह में किया। उस पूरे पेज का मैटर मुझे बनाना पड़ता था। तो उसमें जनरल नॉलेज से लेके और जो मोटिवेट करने वाले आर्टिकल होते थे, ये सब तैयार करना, लिखना, और उस पेज का मेकअप करना, और रात में 10-11 बजे तक बैठ के फाइनल करना, ये सब मेरा काम रहता था। मैंने उन्हें बहुत अधिक काम दे दिया और मैंने फ्रीलांस जर्नलिस्ट के नाम से के रूप में काम किया। बाद में और भी जनसत्ता में भी लिखता था, हिंदुस्तान में भी लिखता था, और मैंने इतना लिखा कि मेरा एक्रेडिटेशन हो गया, मैं मान्यता प्राप्त पत्रकार हो गया। फ्रीलांसर्स के रूप में मान्यता मिलना बड़ी कठिन होता था उस समय। तो मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में मेरा एक्रेडिटेशन हो गया, मान्यता हो गई। ये काम करते रहा। इसी बीच में किसानों के लिए सोन अंचल संघर्ष समिति, किसान संघर्ष समिति उन्होंने बनाया, बाणसागर समझौता के खिलाफ में। फिर उसमें ने अपना पत्रिका कृषि बिहार निकालना शुरू किया। उसके लिए 89 में कृषि बिहार काफी पॉपुलर पत्रिका हुई, और 93 तक मैंने उसको निकाला। और इस बीच में नवभारत टाइम्स में अरुण रंजन जी, जिनका हाल में देहांत हुआ है,
वो संपादक हो गए। उन्होंने मुझे एक और काम दे दिया। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह एक राइटअप आपको बिहार की वित्तीय स्थिति पर देना है, जिसको हम लोग एडिटोरियल पेज पर छापेंगे, और आप रिपोर्टर के नाते जो समाचार देंगे उसको हम लोग फर्स्ट पेज पर एंकर में छापेंगे, हम लोग अच्छा। नीचे, सबसे नीचे वाला में छापेंगे। तो इस रूप में मैं फिर से दोबारा काम करने लगा पार्ट टाइम के साथ। तो उसमें मैंने जो लिखा है लेख, वो तो एक किताब के रूप में छपी है, समय का लेख के नाम से। मगर इसी बीच में बाबरी मस्जिद टूटी, संघ पर प्रतिबंध लगा, तो उसमें अडवाणी जी की सभाएं होती थी, पूरे देश में अडवाणी जी घूमते थे, और उनकी सभाएं आज क्या मोदी जी की हो रही है, इससे कई गुना बड़ी सभाएं होती थी, और बिना किसी प्रयास के अडवाणी जी आ रहे हैं, केवल इतनी लोकप्रियता उनको उस समय थी। तो मैं तो पत्रकार था उस समय, और अडवाणी जी के साथ 3 पत्रकार राष्ट्रीय स्तर पर घूमते थे। एक दीनानाथ मिश्रा थे, एक बलबीर पुंज हैं जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के संपादक थे उस समय, और एक कंचन गुप्ता थे टेलीग्राफ के। ये 3 पत्रकार उनका न्यूज कवर करके घूमते थे। अडवाणी जी का पटना में प्रोग्राम था, तो मुझे बुलाया दीनानाथ जी ने, और दीनानाथ जी ने कहा कि देखिए अडवाणी जी बराबर चर्चा करते हैं, गोविंदाचार्य भी अब आ गए हैं बीजेपी में, तो अब आ जाइए, अडवाणी जी आए हैं। मैंने कहा देखिए दीनानाथ जी, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो उनका अच्छा, अगर अडवाणी जी बुलाए मिलने के लिए तो जाइएगा कि नहीं? मैंने कहा अडवाणी जी बुलाएंगे मैं दौड़ के जाऊंगा मिलने के लिए। तो तय हुआ। ताराकांत जी अध्यक्ष थे, उनके घर पर सवेरे नाश्ते पर ताराकांत जी थे, कैलाशपति मिश्रा थे, ताराकांत झा, कैलाशपति मिश्रा, संघ के प्रांत प्रचारक, संघ विभाग प्रचारक, गोविंदाचार्य, ये सब लोग थे वहाँ, मैं भी था। पता नहीं क्या माहौल वहाँ बना था। नाश्ता होने लगा तो अडवाणी जी ने कहा कि देखो तुम्हारे सारे दोस्त, तुम जिनके साथ काम किए हो वो सब के सब भाजपा में है, गोविंदा भी भाजपा में है, सब है, तुम भी आ जाओ भाजपा में, भाजपा ज्वाइन कर लो। मेरे सामने असमंजस था, क्योंकि मैंने एक दिन पहले दीनानाथ जी को कहा था कि मैं सामने नहीं हूँ। तो मैंने कहा अडवाणी से, अडवाणी जी मैं सोच के बताऊंगा, थोड़ा आपको समय दीजिए, एक समूह है, इस साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक बार चर्चा करके। तो बोले कि कितना समय लोगे? वो फरवरी का महीना था, 7 या 8 फरवरी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं होली तक का समय मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं उस समय, सरकार ने एक द्वितीय सिंचाई आयोग बनाया था, उसके 5 मेंबर होते थे, मैं भी एक फुल टाइम मेंबर था। मैंने कहा कि एक तो हमको जो रिपोर्ट देनी है वो रिपोर्ट में सबमिट कर दूं, ये होली तक का समय लगेगा, तो उसके बाद मैं बताऊंगा अडवाणी जी को। अब दीनानाथ जी, ताराकांत जी बड़ी नाराज हुए हमसे, तो ये अडवाणी जी से बड़ा आदमी ने कहा आपको, आपने इनकार कर दिया, आपका अपमान हो गया, ये हो गया। मैंने कहा देखिए दीनानाथ जी, मुझे जो सूझा उसमें मैंने अडवाणी जी को कह दिया, अब होली तक देखते हैं क्या होता है। तो होली तक मैंने अपना सिंचाई आयोग का काम समेट लिया, और समेट लिया तो कैलाश जी ने कहा कि अरे अडवाणी जी पूछ रहे थे, होली तो बीत गई। उस समय बाई इलेक्शन आरंभ हुआ था पटना का, पटना के जो सांसद थे उनकी सीट खाली हो गई थी। शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव एमएलए थे, उनको भाजपा ने सांसद का टिकट दिया था, और आरजेडी से रामकृपाल यादव जो भी भाजपा में है वो थे। तो मैंने कहा ऐसा करिए ना, ज्वाइन क्या करना है, मैं चुनाव में काम करना शुरू कर दूंगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। अरे नहीं नहीं यार, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमने कहा छोड़ दिया कैलाश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं काम करना शुरू कर दूंगा और हो जाएगा। ज्वाइन कर लिया। तो 93 के मई में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने लगा, और एक आध अंक किसी बिहार का निकाला, मगर निष्पक्ष पत्रकारिता आप नहीं कर सकते हैं किसी पार्टी से जुड़कर। तो अंत में मैंने कृषि विहार को बंद कर दिया, पूरी तरह से लगा इसमें ही। मुझे शुरू में बुद्धिजीवी मंच का महासचिव बनाया गया, उसके बाद प्रदेश का महामंत्री बना, प्रदेश का प्रवक्ता बना। बाद में 1998 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बना दिया, विधान परिषद सदस्य बना दिया। उसी समय लालू जी का जो मामला है, ये मामला निकला था भ्रष्टाचार का। तो मैं नवभारत टाइम्स में जो वित्तीय लेख लिखता था,
तो उसके संदर्भ में मुझे अध्ययन करना पड़ता था हर साल के बजट का, विधानसभा की रिपोर्ट का, विधानसभा में लोक लेखा समिति होती है उसके प्रतिवेदन का, प्लानिंग कमीशन को जो राज्य की सरकार प्रतिवेदन देती है उसका, फाइनेंस कमीशन को देती है उसका। मैं शौक से मैं पढ़ता था और अच्छा लेख लिखता था। तो ये अध्ययन के समय ही मुझे लगा कि पशुपालन विभाग में अवैध निकासी हो रही है खजाना से। तो मैंने बताया, कैलाश जी ने कहा कि एक आरोप पत्र देना है इस सरकार के खिलाफ में। 1994 हो गया, लालू जी 91 में मुख्यमंत्री बने, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लालू जी पर अब तक नहीं लगा है, और गरीब का बेटा है ये प्रचार होता रहता है। तो मैंने कहा मैं आरोप पत्र बना दूं। तो मैंने आरोप पत्र बना दिया, 44 बिंदुओं का आरोप पत्र बना, मैंने समर्पित कर दिया कैलाश मिश्रा को, अश्विनी कुमार जी को। अब उसमें ये सब पशुपालन घोटाला का भी जिक्र था, खजाना से अवैध निकासी का भी था। तो उसमें जिससे भी बहस होती थी, रामकृपाल सिंह थे 77 में, वो वित्त राज्य मंत्री थे, एक भी आदमी ये मानने के लिए नहीं तैयार होता था कि खजाना से अवैध निकासी हो रही है। सब लोग मुझे ही कहते थे कि आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। तो जब मेरा आरोप पत्र देखा कैलाश मिश्रा ने, उन लोगों को असमंजस हुआ, तो उन्होंने कहा भैया ऐसा करो कि तुम ही इसको जारी कर दो। तो 11 अक्टूबर 1994 को मैंने आरोप पत्र जारी किया, जिसमें पशुपालन घोटाला का जिक्र था, खजाना से अवैध निकासी का जिक्र था। छपा अगले दिन, लालू जी बड़ी नाराज हुए, और गुमला में हम लोग कुछ काम करते थे प्लांटेशन एक्ट का, उसकी जांच करा दिया कि आदेशों के जमीन हड़प रहा है। फिर अखबारों में पूरा आर्यावर्त में फ्रंट पेज न्यूज छपा कि मैंने आदिवासियों की जमीन हड़प के और उस पर एक वन लगा रहा हूँ, जंगल लगा रहा हूँ, ये वो करके सर। तो मैंने तो खैर उसमें उसके लिए डिफेंस शूट किया, मैं जीता बाद में, मगर लालू जी ने वो कर दिया। एक हमारे मित्र थे, अब तो नहीं रहे, बीके सिंह, वहाँ के जमींदार थे, उनकी जमीन थी, उनके बंजर जमीन है, आप दे दीजिए। तो उनको मिला के एक संस्था ग्राम्या बनाया था हम लोगों ने, उसी तरफ से प्लांटेशन हुआ। अब लालू जी ने ऐसा जांच करा दिया, अंत में लालू जी ने आदेश दिया वहां के एसपी को कि यार तुम कहते हो, इसीलिए हम तुमको जांच दिए हैं कि बताओगे कि सब रईसी जमीन पर है, सरकारी जमीन या आदिवासी जमीन नहीं है, जो भी है उसको तुम जाओ और उखड़वा दो सबको, पूरा फोर्स में। असमंजस में था। बाद में उसने कहा कि बड़ी समस्या हो जाएगी, पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। तो उस समय हम लोग का भी जो काम था वो लालू जी के मर्जी से खत्म हो गया उस समय। तो चारा घोटाला जो मतलब, तो मैंने 94 में कहा था इसको, 96 में जब सीएजी की रिपोर्ट आई, तो मैंने जो कहा था 94 में, सीएजी ने सब अपने रिपोर्ट में दे दिया। तो हमको एक सुकांत जी होते थे पत्रकार, सुकांत नागार्जुन जी के सुपुत्र है, नवार्ड टाइम्स के सीनियर जर्नलिस्ट थे, मुझसे अच्छी मित्रता थी। उन्होंने मुझे फोन किया कि आप जो कहते थे सीएजी रिपोर्ट ने दे दिया, तो अभी विधानसभा से लेकर आए रिपोर्ट। फिर हम लोग लिए, तय हुआ कि चलिए हम लोग इस पर कैसे क्या हो सकता है। तो हम लोग रविशंकर प्रसाद के यहाँ गए। रविशंकर प्रसाद उस समय नया नया अपने पिताजी के साथ वकालत ज्वाइन किए थे। उनके पिताजी ठाकुर प्रसाद जी थे, बड़े वकील थे, सीनियर वकील थे। तो रविशंकर के साथ हम लोग उनके यहाँ गए। उन्होंने कहा कि देखिए, सीएजी की रिपोर्ट पर कोई केस नहीं हो सकता है, रिपोर्ट विधानसभा में पेश होती है, लोक लेखा समिति में जाती है। उन्होंने कानूनी रूप में ठीक कहा था, मगर व्यवहारिक रूप में उचित नहीं था। तो वीएस दुबे को मैंने एक पत्र लिखा। वीएस दुबे जो उस समय फाइनेंस कमिश्नर थे वहां बिहार के, वित्त आयुक्त थे। तो हमारे लिखने के पहले वीएस दुबे ने भी सीएजी के रिपोर्ट का अध्ययन किया था, और उन्होंने सभी जिला के कलेक्टर को, डीसी को ये आदेश दे दिया कि आप ट्रेजरी की जांच करिए पशुपालन घोटाला के संदर्भ में। वीएस दुबे के आदेश पर अमित खरे जी ने जो कहा ना, कभी तरह को माना जाता है कि उन्होंने उजागर किया, ये वीएस दुबे के आदेश पर अमित खरे ने कहा किया। तो उजागर हुआ ये पशुपालन घोटाला उस समय।
अब लालू जी उस समय मदमस्त थे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये होगा होगा करते कराते। फिर हम लोग हाईकोर्ट गए, सीबीआई जांच के लिए गए, ये सब मामला हुआ, लंबा चौड़ा हुआ। तो ये उस समय का एक क्षण था, और उस समय मुझे भाजपा में बड़ी विरोध का सामना करना पड़ा था जब मैंने पुष्पालन घोटाला उठाया था भाजपा में भी? भाजपा के अंदर, क्योंकि रांची पुष्पालन घोटाला का केंद्र था, और रांची की जो भारतीय जनता पार्टी थी वो पूरे के पूरे पुष्पालन घोटाला के लोगों से अच्छा संबंध था, लाभान्वित होते रहते थे। वहाँ उस समय रांची नगर के अध्यक्ष थे सीपी सिंह जी के बड़े भाई हैं निर्भय सिंह। तो हमसे कह रहे देखिए, हम तो जाते थे चंदा मांगने कि 2000 देगा, तो श्याम बिहारी सिन्हा 20,000 25,000 रुपया दे देता था, पैसा तो झाड़ू से बांटता था। तो रांची की पूरी भाजपा, गुलशन अजवानी उस समय विधायक हुआ करते थे, ये सब के सब लोग उनके साथ थे। जैसे ही मैंने मामला उठाया तो अश्विनी ने कहा कि देखो तुम अकेले उठाओगे हल्का पड़ेगा, किसी एक और पदाधिकारी को साथ रख लो। तो मैंने सुशील मोदी से संपर्क किया कि आप हम लोग साथ काम किए हैं विधायी परिषद में, और आप उपनेता हैं और चीफ व्हिप है विधायक दल के, आइए हम लोग ये सब करते हैं एक साथ मिलके। तो जैसे ही मैं मांग किया सीबीआई जांच होनी चाहिए, 2 लोग, नाम लेना ठीक नहीं है, 2 लोग बड़े लोग रांची से गए जो बाद में एक राज्यसभा के सदस्य भी हुए। अश्विनी कुमार जी अध्यक्ष थे, उनके साथ बैठे कमरे में बंद। मैंने सुशील मोदी को फोन किया, सुशील जी तो आ गए रांची वाले, तो मुश्किल है सीबीआई बात मानेगी नहीं पार्टी। और इन लोगों ने अश्विनी से बयान दिलवा दिया है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम लोग अड़ गए, कोई न्यायिक जांच नहीं। सुशील मोदी ने भी कहा कि हम लोग, आप पार्टी अलग रहे, हम लोग अलग करेंगे इसको। तब हम लोगों ने सीबीआई जांच के लिए पिटीशन दिया। फिर हम लोगों का पीआईएल में वकील कौन है, इस पर कौन हो, इस पर झंझट हुई। ताराकांत जी बड़े वकील थे उस समय, ताराकांत झा जी हैं, ये रहेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ताराकांत जी हम लोग को शूट नहीं करेंगे, बड़ी सीनियर है। फिर वकीलों का समूह विनोद खंड फलाना फलाना ये आए। हमने कहा देखिए ये मामला कोई संवैधानिक मामला नहीं है, फैक्ट पर आधारित है। ये रविशंकर अभी जूनियर वकील है, हम लोग मैटर देंगे, हम लोग पिटीशन तैयार कराएंगे, रविशंकर बहस करेगा, अच्छा बोलता है। और हम लोग, हम हैं, सुशील जी हैं, रविशंकर है, 3 आदमी मिलकर हम लोग संभालेंगे इसको। तब जाके रविशंकर जी वकील बने इस मामले में। सुशील जी को मैंने लाया था अपने साथ काम करने, रविशंकर जी वकील बने। नाम हुआ पुष्पालन घोटाला से रविशंकर जी का। आज तो रविशंकर जी बहुत बड़े वकील हो गए, पार्टी के बड़े नेता भी हो गए हैं। तो उस समय बहुत मेरा विरोध हुआ था पार्टी के भीतर। रांची खेमा तो पूरी तरह मेरे विरोध में खड़ा था। तो यही सब स्थिति रही है। जैसा आप बताए, चारा घोटाला का जो आप उजागर करने का पहला जो प्रयास हुआ, जहां आप लेख लिखे, वो एक हिसाब से तो पॉलिटिकल विरोध था। नहीं, जब मैं लेख लिख रहा था ना, तब मैं भाजपा में नहीं था। अच्छा। स्वतंत्र पत्रकार था। एक पत्रकार के नाते जो भी आंकड़े मिलते थे उनका विश्लेषण करके मैं एक एडिटोरियल पेज के लिए जो शब्द सीमा थी उसके भीतर में एक वित्तीय स्थिति तैयार कर रहा था। मगर एक लेख तैयार करने के लिए जितनी चीजें पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि हर हफ्ते आपको देना है जी, और मैंने 1.5 साल तक लिखा, तो सारे कागजात का अध्ययन करना पड़ता था। उसमें से निकला नहीं, जैसे आप बोले कि उन लोगों ने कहा लालू जी के खिलाफ कोई मामला अभी नहीं आ रहा, घोटाला है, तो आप बताएं कि हाँ ऐसा एक है, हम दे सकते हैं आरोप मैंने कहा आरोप पत्र मैं तैयार करा दूंगा। जी, मैं करा दूंगा। आपको कभी लगा कि इतना बड़ा आप मुख्यमंत्री के खिलाफ अपना लड़ना प्रारंभ किए, कोई बड़ा धमकी या कोई पार्टी का, तो जैसा आप बता रहे तो देखिए उस समय लालू जी बहुत मजबूत थे और हम लोग तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं थे, बस सिवाय इसके कि गुमला में जो हम लोग कर रहे थे ग्राम्या के साथ उसको तहस नहस करा देने के अलावा लालू जी ने कभी भी मेरे खिलाफ में कुछ भी नहीं किया। मेरा कोई नुकसान हो ये कुछ भी नहीं किया। आईबी के लोग पार्टी के नेताओं को कहते थे कि भाई तो स्कूटर पर घूमते हैं, उनको गाड़ी दीजिए, खतरा है। मगर भाई कि लालू जी के साथ जो समूह काम करता था, हम लोग आंदोलन के समय तो उन लोगों के साथ काम किए थे,
तो बातचीत में इन लोगों ने कहा कि भाई छोड़िए, जो कर रहे हैं कर रहे हैं, हाँ, मगर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लालू जी ने न मुझे धमकी दिया, मुझे कोई नुकसान पहुंचाया, और न मेरे खिलाफ कुछ उन्होंने किया। एक ही काम किया केवल, गुमलाल। जो 94 में किया था, 96 के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया।